औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड का लेक्चर एपिसोड नंबर 10 करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्कैनर का जो मेन मेन्यू है जिसके अंदर ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के अंदर हमने सिस्टम सिलेक्शन का सब मेन्यू लिया हुआ है, जिसके अंदर हम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को लेके चल रहे हैं। और ये एक होंडा गाड़ी है और इसमें हम जो रीड डाटा स्ट्रीम का फंक्शन है जिसके अंदर लाइव डाटा स्ट्रीम्स आपको नज़र आती हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने काफ़ी क्लैरिटी के साथ ये 10 नंबर जो पिड है या पैरामीटर आइडेंटिफायर है या पैरामीटर है कमांडेड एवेपोरेटिव पर्च, इसको डिस्कस कर लिया था। और आज हमारा 11वां नंबर पे है जो कि कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारी इसकी तरतीब इसी तरह से है कि हमने स्क्रीनशॉट दिखाई हुई है स्कैनर की और वहाँ पे हमने ये नंबरिंग दी हुई है। 11 नंबर पे ये पैरामीटर कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज इंग्लिश के अंदर यहाँ पे भी हमने लिख दिया और यहाँ पे उर्दू हरूफ ताजी के हिसाब से कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज लिख दिया। अब इसकी वजाहत इस तरह से है कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को जो वोल्टेज बैटरी से मिल रहे हैं ये पैरामीटर वो शो कर रहा है। इंजन रनिंग पे ये वोल्टेज अल्टरनेटर वोल्टेज के बराबर होने चाहिए और इंजन ऑफ पे बैटरी वोल्टेज के बराबर होने चाहिए। तो ये पैरामीटर आपको बेसिकली बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं ये आपको इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के उसके अंदर जो आपने स्कैनर के ऊपर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जब आपने स्कैनिंग की और रीड डाटा स्ट्रीम में है तो आपको वहाँ पे कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर बैटरी वोल्टेज भी नज़र आते हैं। फिर जो अगला पैरामीटर है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड सिंस डीटीसी इज क्लियर्ड। तो ये बेसिकली ये उसी तरह से यहाँ पे 12 नंबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड सिंस डीटीसी क्लियर्ड। तो गाड़ी ने लास्ट टाइम डीटीसी क्लियर होने के बाद यानी कि फॉल्ट कोड को जब आपने क्लियर किया था लास्ट टाइम उसके बाद ये गाड़ी कितने किलोमीटर का सफ़र इसने तय कर लिया है, तो ये पैरामीटर वो फासला बताता है। फिर 13 नंबर के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल वाइल मिल इज ऑन। तो मेल बेसिकली जो है ना मेल फंक्शन इंडिकेशन लैंप को कहते हैं। एम फॉर मेल फंक्शन, आई फॉर इंडिकेशन और एल फॉर लैंप के डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल मिल इज एक्टिवेटेड। ये जो लाइट आपकी चेक इंजन लाइट होती है उसको मिल भी कहते हैं। जब से चेक इंजन लाइट ऑन हुई है उस वक्त से गाड़ी ने जितना सफ़र तय कर लिया है तो ये पैरामीटर अगर गाड़ी में मौजूद होगा स्कैनर पे आपको जब ये शो करेगा तो वो फासला आपको दिखाएगा। फिर 13 नंबर पे 14 नंबर पे ऊपर इंजन कूलेंट टेम्परेचर है और इंजन कूलेंट टेम्परेचर एक ठंडी गाड़ी का आईएटी के आसपास होना चाहिए। आईएटी इनलेट एयर टेम्परेचर यानी कि जो कूलेंट टेम्परेचर है वो आपका ठंडी गाड़ी में जिस तरह आईएटी आपको दिखा रहा है उतना ही कूलेंट टेम्परेचर को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ही उतना ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप सर्दियों में तकरीबन 28 या 26 डिग्री चार्ली चल रहा है, 24 या 23 डिग्री चार्ली चल रहा है टेम्परेचर इर्द गिर्द का, तो आपकी जो गाड़ी में हवा जा रही होगी उसका टेम्परेचर भी ठंडी गाड़ी के ऊपर वही होगा और वही कूलेंट टेम्परेचर भी आपका होगा अगर गाड़ी सुबह खड़ी हुई है और आपने स्टार्ट नहीं किया और फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और इंजन रनिंग के साथ ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गाड़ी वार्म अप होती जाएगी। अक्सर गाड़ियों का टेम्परेचर इंजन की रनिंग के दौरान 100 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे नीचे रहता है। 80 से 90 और 90-95 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि जब थर्मोस्टेट चला है, गाड़ी अगर रुक गई है उस वक्त अगर आपका जो फ़ैन है रेडिएटर फ़ैन है वो ऑन हुआ है तो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। तो बहरहाल ये जनरली हमारी गाड़ियों के अंदर 100 डिग्री से नीचे नीचे ऑपरेट करना चाहिए। फिर इंजन आरपीएम हर ब्रांड और मॉडल के हिसाब से होते हैं। क्लस्टर मीटर और स्कैनर पे ये पैरामीटर बराबर होना चाहिए। अगर उसमें फ़र्क है तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा उसके अंदर। ताहम जो आइडल के ऊपर जो इंजन आरपीएम है वो हर ब्रांड का डिफरेंट होता है, मॉडल का भी बाजू का डिफरेंट होता है। तो वो एक अच्छी गाड़ी से आप रेफरेंस ले सकते हैं और आप अपने पास इन वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं ताकि जब कोई प्रॉब्लम वाली गाड़ी है आप उसको ईजिली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको आप देख के अंदाज़ा कर सकें कि जी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर यहाँ पे 25 नंबर के ऊपर नंबर ऑफ वार्म अप्स, सॉरी मैं यहाँ पे, हाँ जी, इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रेशो या लैम्डा B1S1। इक्विवेलेंस रेशो 16 नंबर के ऊपर लैम्डा B1S1। इसको हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फ्यूल टाइम उसके ऊपर ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर एक पूरा सीरीज़ है जिसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई है। ताहम वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर 1 की फीडबैक लैम्डा के फॉर्मेट पे दी गई है।
ठीक है जी। और सेंसर वन, बैंक वन सेंसर वन में ये है कि जो वी शेप इंजन होता है उसके दो बैंक होते हैं, एक साइड पे 3 सिलेंडर, एक 6 सिलेंडर गाड़ी है तो 3 सिलेंडर एक साइड पे, 3 सिलेंडर दूसरी साइड पे। तो उन साइडों को बेसिकली बैंक वन और बैंक टू कहा जाता है। जबकि जो स्ट्रेट इनलाइन सिलेंडर वाली गाड़ी होती है, जो 4 सिलेंडर गाड़ी जिस तरह से हमारे यहाँ होती है 3 सिलेंडर इनलाइन सिलेंडर वाली, जिसमें एक लाइन में सिलेंडर होते हैं सारे के सारे, तो उसमें भी बैंक वन इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो बैंक एक ही होता है। बट जनरली ये इस्तेलाह बैंक वन और बैंक टू की इस्तेलाह वी शेप इंजन की वजह से आई है। ताहम जब सिंगल लाइन वाला सिलेंडर वाली गाड़ी है तो बैंक वन का मतलब वही इंजन की लाइन ही को कह रहा है। और एस वन का मतलब यह है कि जो आपका ऑक्सीजन सेंसर वन है जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले है, तो एस वन उसको डिनोट करता है कि अपस्ट्रीम सेंसर को डिनोट करता है। तो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर वन की फीडबैक लैम्डा के फॉर्मेट पे दी गई है कि लैम्डा में इस वक्त गाड़ी का क्या वैल्यू आ रही है। और लैम्डा वन का मतलब है, अगर ये वैल्यू वन होगी यहाँ पे, उसका मतलब है स्टाइकोमेट्रिक एग्जॉस्ट है, यानी कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो आपका जा रहा है वो 14.7:1 के हिसाब से 14.7 ही से हवा है और 1 ही से फ्यूल आ रहा है, यानी कि बिल्कुल आइडियल है। तो अगर वन होगा तो इसका मतलब है कि फ्यूल मिक्सचर में जो एग्जॉस्ट में जो ऑक्सीजन वो देख रहा है, तो उसके मुताबिक फीडबैक के मुताबिक ये है कि आपका जो एयर फ्यूल रेशियो बन रहा है इंजन के अंदर वो ठीक है और वो सही तरीके से बर्न हो रहा है। फुली वार्म अप इंजन में आइडल पे ये वैल्यू 0.98 से 1.0 तक होने पे इंजन बेहतरीन माइलेज देता है। तो लैम्डा की अगर वैल्यू यहाँ पे 0.98 और 1.02 के तक आपको आइडल पे मिलती है वार्म अप इंजन के ऊपर, तो उसका मतलब यह है कि आपकी फ्यूल माइलेज जनरली आपकी अच्छी होगी और उसको फिर हायर आरपीएम पे देखा जा सकता है। फिर 17 नंबर पे फ्यूल सिस्टम वन का स्टेटस है। फ्यूल सिस्टम वन स्टेटस, जब ऑक्सीजन सेंसर वन अपनी फीडबैक ईसीएम को देना शुरू करता है, यानी कि अपस्ट्रीम सेंसर जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, भले वो वाइड बैंड है या नैरो बैंड है, जब वो अपनी वैल्यूज जनरेट करता है, वो जनरली जो ऑक्सीजन सेंसर वन है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जो 4 वायर है वो जल्दी हो जाते हैं, 4 वायर 5 वायर या 6 वायर जो सेंसर्स हैं, भले नैरो बैंड हो वाइड बैंड हो, क्योंकि उनके अंदर हीटर लगा होता है। ऑक्सीजन सेंसर जब तक टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पर जाके काम करना शुरू करता है, तो जब वो काम करना शुरू करता है और उसकी वैल्यू ईसीयू को रिसीव होती है उसकी रीडिंग, तो तभी जो है ना वो होता है कि वो आपको फ्यूल सिस्टम का स्टेटस क्लोज लूप में शो करता है। तो यहाँ पे अभी स्टेटस कोई नहीं आ रहा क्योंकि इंजन रनिंग कंडीशन में नहीं है। तो अगर ये होगा और ठंडी गाड़ी होगी अभी और ऑक्सीजन सेंसर ने रीडिंग देना शुरू, ईसीयू को मसूल होना नहीं शुरू हुई, तो यहाँ पे आपको ओपन लूप नजर आएगा। तो अदरवाइज आपको क्लोज लूप नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन सेंसर काम कर रहा है, उसको फीडबैक जा रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर ईसीयू आपको बता रहा है कि क्लोज लूप है सिस्टम। अगर ये इंजन वार्म अप के बाद भी ओपन पे रहे तो ऑक्सीजन सेंसर की फीडबैक काम नहीं कर रही, उसका मतलब है। तो उससे हमें ऑक्सीजन सेंसर की डायग्नोसिस करने की जरूरत है। ताहम गाड़ी एक्सेलरेट करते हुए या एक्सेलरेट हुई गाड़ी का एक्सेलेटर पैडल छोड़ने पे यानी डेसेलरेट करने पे फ्यूल सिस्टम लाजमन ओपन लूप पे चला जाता है। क्योंकि उस वक्त गाड़ी की डिमांड रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फीडबैक है ऑक्सीजन सेंसर की, इसकी वजह से आप फ्यूल की जो इंजन है वो फ्यूल की क्वांटिटी में कमी बेशी करता रहता है इसकी फीडबैक को देखते हुए, ताकि आपका जो एयर फ्यूल रेशो है वो सेट रहे। तो तहम जब आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत होती है तो उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होता। उस वक्त कंप्यूटर ऑटोमेटिकली भले फीडबैक आ भी रही है ऑक्सीजन सेंसर की, उसको कट कराता है और आपको वहां पे फ्यूल सिस्टम का स्टेटस भी वन जो है वो ओपन नजर आएगा, ओपन लूप नजर आएगा, क्लोज लूप नजर नहीं आएगा। इसी तरह जब आप एक्सेलेटर छोड़ते हैं तो फ्यूल की सप्लाई जो है ना इंजन को देना बंद कर दी जाती है, तो उस वक्त भी जो फ्यूल सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ओपन पे चला जाता है। कुछ गाड़ियों में फ्यूल का एक सेकंड सिस्टम भी लगा होता है, फ्यूल सिस्टम टू स्टेटस, जिसका काम फ्यूल प्रेशर को मजीद बढ़ाना है। तो उसको बेसिकली फ्यूल सिस्टम टू का स्टेटस कहा जाता है, फ्यूल सिस्टम टू कहा जाता है। जनरली हमारी जो गैसोलीन वाली गाड़ियां हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियां, उनमें फ्यूल सिस्टम वन ही काम कर रहा होता है। फ्यूल एयर जो 19 नंबर पे फ्यूल एयर कमांडेड इक्विवेलेंस रेशियो, यहां पे हमने देखा था इक्विवेलेंस रेशियो और यहां पे हम देख रहे हैं फ्यूल एयर कमांडेड इक्विवेलेंस रेशियो। तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो कि ईसीएम इस वक्त रखना चाहता है, कमांडेड यानी कि वो जो कमांड कह रहा है, वो जो कंप्यूटर अपना जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसके जरिए उनको बता रहा है, तो कि वो रखना क्या चाह रहा है। या इस वक्त गाड़ी अगर नॉर्मल क्रूज कर रही है और कोई उसके ऊपर खास लोड नहीं है, तो उस वक्त जो इक्विवेलेंस रेशियो रखना चाहता है वो जनरली वन रखना चाहता है, तो वन ही रखना चाहता है। तो उस ये चीज ये बता रही है कंप्यूटर क्या सेट करना चाह रहा है, और ये वाला जो पैरामीटर ये बता रहा है कि चल क्या रहा है।
यानी कि ये तो इसके हिसाब से वो अपने चीज़ों को इस हिसाब से रखना चाहता है, लेकिन जो फीडबैक आ रही है, और ये फीडबैक बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर की वजह से आ रही होती है, जिससे उसको पता चल रहा होता है कि मैं तो 1 रखना चाहता हूँ, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे 2 पे चल रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो 20 नंबर है वो है इग्निशन टाइमिंग एडवांस फॉर नंबर 1 सिलेंडर। इग्निशन टाइमिंग एडवांस क्या है? इंजन टॉप डेड सेंटर से कितना डिग्री पहले इग्निशन करा रहा है। हमें मालूम है कि जो हमारा स्पार्क है, इग्निशन है, वो जब कंप्रेशन स्ट्रोक के ऊपर पिस्टन ऊपर आता है तो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने से पहले पहले जो ना इग्निशन शुरू हो रही है, तो ये उसकी डिग्रीज बता रहा है कि कितना डिग्री पहले ये एडवांस कर रहा है। इसको इग्निशन एडवांस कहते हैं। फुली वार्म अप इंजन आइडल पे जनरली 5 से 15 डिग्री एडवांस होना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता नेगेटिव मिलता है आपको वार्म अप इंजन के ऊपर, तो उसका मतलब है टाइमिंग रिटार्डेड हो रही है। रिटार्डेड टाइमिंग का मतलब ये है कि आपका जो इग्निशन है वो किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से कंप्यूटर उसको रिटार्ड करा रहा है, उसको टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंच के आगे की तरफ जा रहा है। तो उस वक्त अगर आगे आपकी इग्निशन होगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपकी फ्यूल माइलेज भी ख़राब होगी और इंजन की परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी। तो फुली वार्म अप इंजन के ऊपर नेगेटिव रिटार्डेड टाइमिंग का मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई मसला है इंजन के अंदर मैकेनिकली, जिसको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। इनटेक एयर टेम्परेचर 21वें नंबर पे यहाँ पे है। जनरली हमें डिग्री 40 में दिखाया जाता है, बाज़ औक़ात स्कैनर्स के ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और फिर सिलेक्शन होती है, स्कैनर्स के अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसको मीट्रिक में लेके चलना चाहते हैं या एफपीआई में लेके चलना चाहते हैं, और यूनिट्स को। तो डिग्री सेंटीग्रेड हमारे यहाँ डिग्री 40 भी इसको कहते हैं, सेंटीग्रेड भी कहते हैं, तो हम जनरली इसी से ही रेफरेंस रखते हैं। अमेरिकन जो लोग हैं या यूरोप वाली साइड पे, वहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को रेफरेंस लिया जाता है, हमारे यहाँ डिग्री 40 को लिया जाता है। तो इनटेक एयर टेम्परेचर, ठंडी गाड़ी जो है वो जो माहौल का टेम्परेचर होगा, सर्दियाँ हैं तो उसी के हिसाब से वो टेम्परेचर दिखाएगा, और अगर गर्मियाँ हैं 40 डिग्री है किसी शहर के अंदर, तो एयर का टेम्परेचर भी 40 हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी होगा। अगर काफ़ी देर गाड़ी धूप में और गर्मी में खड़ी रही है तो बोनट के अंदर इंजन एरिया में टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर से भी बढ़ जाता है। तो आपको बेसिकली जो कंपार्टमेंट, इंजन कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है उसके हिसाब से दिखाएगा। और इनटेक एयर टेम्परेचर, एक चलती जो गाड़ी काफ़ी देर से चल रही होती है, तो जो इंजन कंपार्टमेंट है बोनट के नीचे जो जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर भले सर्दियाँ भी हों तो राइज कर जाता है। तो आप मिसाल के तौर पे इंजन बंद करते हैं, फिर गाड़ी में देखते हैं, तो आपको इनटेक एयर टेम्परेचर वहाँ पे फिर वो सर्दियों के हिसाब से नहीं मिलेगा गर्म गाड़ी का, वो उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपके कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम 22 नंबर पे आ जाते हैं। ये है इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको मैप सेंसर हम कहते हैं, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। तो ये उसी सेंसर की रीडिंग है जो कि मुख्तलिफ यूनिट्स में दिखाई जाती है, जिसमें केपीए भी एक यूनिट है, और ये काफ़ी अच्छा एक रेफरेंस है। पीएसआई भी होता है, और उसके अलावा एमएमएचजी यानी मर्करी ऑफ एमएमएचजी में दिखाता है, जो कि प्रेशर का यूनिट है। और इसमें जो 22 नंबर है इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फुली वार्म अप इंजन की जो मैप की रीडिंग है, इस सेंसर की जो रीडिंग है वो 26 केपीए से 32 केपीए तक होनी चाहिए, भले इंजन 100 वो 1 लीटर का हो, 1.3 का हो, 1.5 हो, 2.5 हो, इन सब में जो ये मैप की रीडिंग है गैसोलीन वाले इंजन के अंदर, जो हमारा गैसोलीन का इंजन है या पेट्रोल इंजन है, उसमें एक हेल्दी इंजन की निशानी होती है कि 26 केपीए से 32 केपीए तक ये चीज़ होनी चाहिए। इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर से क्या कुछ हम जो है ना डायग्नोस कर सकते हैं, इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल हमारी चैनल के ऊपर ऑटो डायग्नोस्टिक पीके के ऊपर एक वीडियो मौजूद है। और हमारे जो दूसरा कोर्स है इंजन और लाइव डाटा जो फंडामेंटल्स है, उसके ऊपर एक कोर्स है, उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है कि इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर से हम क्या कुछ डायग्नोस कर सकते हैं। अगर 26 केपीए से 32 केपीए से ज़्यादा है तो या तो टैपेट का मसला है, या फिर इंजन कमज़ोर है कि आपके कंप्रेशन के लॉसेस हैं। तो अगर ये 32 केपीए से ऊपर जा रहा है तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके या तो टैपेट्स का इशू है, या फिर इंजन कमज़ोर है जिसकी वजह से वो कंप्रेशन अच्छा नहीं कर पा रहा, या टैपेट्स के अंदर प्रॉब्लम है, उनकी एडजस्टमेंट का मसला है, वेल्व में कोई प्रॉब्लम है, उसकी सीटिंग का कोई इशू है। तो इस तरह के इशू की वजह से आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। अगर 26 केपीए से कम है
तो उसका बड़ा क्लैरिटी के साथ मसला है कि या सेंसर या वायरिंग में मसला है। मोस्ट लाइकली मसला इनटेक या फिल्टर के घुटा हुआ होने की वजह से होता है। फिल्टर बहुत गंदा हो, इनटेक बहुत गंदी हो, या उसके अंदर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन हो हवा के जाने में, तो फिर होता यह है कि आपका जो जो अच्छा इंजन भी है उसका जो आपको इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू मिलेगी वो 26 से कम नजर आ रही हो। 26 से कम नजर आने का मतलब ही यही है कि आपके या इनटेक में प्रॉब्लम है, या फिल्टर जो है ना घुटा हुआ है, या खराब है, डर्टी है। फिर हम लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंसर, ये बेसिकली पैरामीटर जस्ट इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये पैरामीटर गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर की तादाद बताता है। कुछ गाड़ियों में 2 बैंक होते हैं, 2 एग्जॉस्ट होती हैं, तो उसमें 2-2 कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं, तो 4-4 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। तो ये पैरामीटर जहाँ पे भी का शो कराया जाता है, तो वो यहाँ पे अगर आप देखें B1S1 2 और B2S ये शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक 1 के ऊपर, स्ट्रीम 1 के ऊपर एक सेंसर है, और स्ट्रीम जो 2 पे है यानी कि डाउन स्ट्रीम है वहां पे भी एक सेंसर है। तो इसके बाद 24 नंबर पे मेल फंक्शन इंडिकेटर लैंप मिल स्टेटस, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि मेल का मतलब मेल फंक्शन इंडिकेटर लैंप है। तो ये 24 नंबर चेक इंजन लाइट का स्टेटस के ये इस वक्त चेक इंजन लाइट स्कैनर के अंदर ऑफ स्टेटस पे है या ऑन पे है। मिसाल के तौर पे आपको चेक इंजन जो है ना लाइट आपको क्लस्टर मीटर के ऊपर ऑन नजर आ रही है, जबकि आप स्कैनर पे देखते हैं तो ऑफ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके क्लस्टर मीटर में किसी किस्म का प्रॉब्लम है और उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आपके पास स्कैनर के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो डायरेक्ट ECU से आ रही है और एक कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू आ रही है। 25 नंबर के ऊपर नंबर ऑफ वार्म अप सिंस DTC क्लियर्ड। अब ये बता रहा है कि लास्ट टाइम फॉल्ट कोड क्लियर होने के बाद से इंजन कितनी दफ़ा स्टार्ट होके वार्म अप हुआ है, यानी कितनी दफ़ा स्टार्ट हुआ है। ये जस्ट बाजों का आपको इस तरह का पैरामीटर भी हेल्प आउट कर जाता है कि कोई डायग्नोसिस में हेल्प कर सके। जनरली इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, बट कोई सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसमें हमें आपको पता करने की ज़रूरत हो कि यार फॉल्ट कोड क्लियर होने के बाद ये कितनी दफ़ा गाड़ी स्टार्ट हुई है। ऑक्सीजन सेंसर करंट B1S1 ये 26 नंबर पे आ रहा है। ऑक्सीजन करंट B1S1, B1 हमने पहले बात कर दी, बैंक 1 और स्ट्रीम 1 यानी कि अपस्ट्रीम सेंसर कैटालिटिक से पहले वाला सेंसर है, और ये मिली एम्पेयर के अंदर उसकी वैल्यू। अब जब ये पैरामीटर आए तो इससे आप समझ लें कि जो बैंक 1 सेंसर 1 का जो सेंसर है वो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है। वो आपको वोल्टेज, बहुत रेयर है कि वो आपको वोल्टेज दिखाए, कुछ सेंसर कुछ स्कैनर के अंदर प्रोविजन होती है, बट अगर आप इसी सेंसर को OBD का जो जेनेरिक फंक्शन है स्कैनर का, जिसमें आप गाड़ी के अंदर से डायरेक्ट नहीं जाते बल्कि आप डायरेक्टली मेन मेन्यू से ऑल सिस्टम डायग्नोस, जो हमने शुरू के एपिसोड में बताया था कि ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक और फिर OBD फंक्शन, तो अगर आप OBD फंक्शन से जाएंगे तो वहां पे आपको ये करंट वाला पैरामीटर नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके दिखाएगा। तो B1S1 आपको अगर ये इस ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक से जाके अगर आपको ये नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले वाला सेंसर है वो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है। वो बेसिकली करंट प्रोड्यूस करता है और वो करंट ही इंडिकेशन देता है कि आपकी गाड़ी रिच चल रही है कि लीन चल रही है। तो वाइड बैंड ऑक्सीजन, और इस सारी चीज़ों को, नैरो बैंड, वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर को हमने पूरा हमारा एक कोर्स है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, जिसमें हमने नैरो बैंड, वाइड बैंड काम कैसे करता है, उसमें किस तरह के पैरामीटर आते हैं, उनसे डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है, उनको किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकली डायग्नोस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तकरीबन 3 घंटे की वीडियोस बन जाती हैं वो, 2.5 से 3 घंटे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोर्स अवेलेबल है। वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर की फीडबैक करंट में आती है, इससे आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये वाइड बैंड सेंसर है। ताहम इसको एनालाइज करने के लिए लैम्डा पैरामीटर इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आप इस करंट से मेक आउट करना चाहें तो कुछ गाड़ियों पे आपको ये जो माइनस का साइन है उसके मुताबिक ये रिच को शो करेगा स्टेटस के, गाड़ी जो है ना, जो एयर फ्यूल मिक्सचर पीछे आ रहा है, एग्जॉस्ट आ रही है, वो रिच है, तो यानी कि फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो कुछ गाड़ियों में यही नेगेटिव जो है ना आपको लीन भी शो करता है। तो इसलिए बेस्ट ये होता है कि जब भी वाइड बैंड का आपने एनालिसिस करना हो, देखना हो गाड़ी रिच है कि लीन है, तो आप लैम्डा या इक्विवेलेंट जो रेशो के हमने बात की है उसको देखें, उससे आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चल जाता है कि गाड़ी इंजन इस वक्त लीन चल रहा है कि रिच चल रहा है। फिर ऑक्सीजन सेंसर वोल्टेज B1S2 मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की है कि जितने भी मॉडर्न गाड़ियां हैं, भले पुरानी गाड़ियां हैं, उनमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला सेंसर होता है वो हमेशा हमेशा नैरो बैंड होता है, जिसकी वोल्टेज वैल्यू
0.1 से लेके 1 वोल्टेज के बीच में आती है। अब यहाँ पे 1.28 वोल्टेज दिखा रहा है, ये बेसिकली गाड़ी रनिंग में नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये जो बायस वोल्टेज होते हैं उसकी वजह से ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा नज़र आता है। जब ये रनिंग में होता है तो आपको हमेशा 0.1 से 1.00 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज मिलेंगी। तो ऑक्सीजन सेंसर वोल्टेज B1S2 कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला ऑक्सीजन सेंसर होता है और ये हमेशा नैरो बैंड होता है और इसकी रीडिंग 0 से 1 वोल्ट होती है। मगर ठीक कैटालिटिक कन्वर्टर गर्म होने के बाद, अगर कैटालिटिक कन्वर्टर आपका ठीक है, सेंसर ठीक है, तो गर्म होने के बाद, अगर वो गर्म हो चुका है कैटालिटिक कन्वर्टर, तकरीबन 500 से 600 डिग्री चार्ली के दरमियान ये गर्म जब हो जाता है तो ये वाला सेंसर काम करना शुरू करता है और आपको एक अच्छे कैटालिटिक कन्वर्टर जब अपना ठीक ठीक काम कर रहा है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.45 से ऊपर रिच रीडिंग देगा। और उसमें ग्राफ जब आप देखेंगे तो ग्राफ वो अप डाउन भी कोई खास नहीं हो रहा, एक स्टैटिक लाइन होगी जो तकरीबन 0.6 के ऊपर आसपास पड़ी होगी, वो मुसलसल उसी पे दिखाता रहेगा जब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ठीक काम कर रहा है और आपकी इंजन की भी पीछे जो रनिंग है वो भी मुनासिब हो रही है, तो उस सूरत में ये इस तरह से दिखाएगा। अगर ये ऑक्सीजन सेंसर 2 B1S2 अगर ये उसी तरह से अप डाउन हो जैसे कि B1S1 ऑक्सीजन सेंसर अप डाउन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर खराब है। जब वो खराब होता है तो उसमें ऑक्सीजन का वो जो अमल होना चाहिए वो होता नहीं है। जब वो नहीं होता तो जो एग्जॉस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले वाले ऑक्सीजन को मिल रही होती है वही एग्जॉस्ट की जो हैयत है वो आपको B1S2 पे भी वही मिल रही होती है। तो इस वजह से दोनों का जो ग्राफ होता है वो सेम मिलता है, तो इसका मतलब है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर खराब है। रिलेटिव थ्रॉटल पोजीशन, रिलेटिव थ्रॉटल पोजीशन 28 नंबर के ऊपर है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्रॉटल पोजीशन ECM खुद लर्न करता है, इसी वजह से इसको रिलेटिव कहते हैं। ये बेसिकली जब वो और इसमें एक्सेलेरेटर पैडल की आइडल पोजीशन और उस पे थ्रॉटल के रिस्पांस को देखते हुए कुछ टाइम के बाद ECM उसकी वैल्यू को लर्न करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि थ्रॉटल वक्त के साथ कार्बन बिल्डअप की वजह से थोड़ा ओपन हो जाता है, तो उस ओपन हुए पोजीशन को, आइडल पोजीशन को वो जीरो जानता है और फिर उसको लर्न कर लिया होता है और लर्न करने पे उसको कहता है कि ये अपनी आइडल पोजीशन पे पड़ा हुआ है। फिर उसकी रेफरेंस से फिर जब वो आगे देता है तो उसको बेसिकली हम रिलेटिव थ्रॉटल पोजीशन कहते हैं। तो अब ECM को जो पोजीशन इस तब्दीली को आइडल मानते हुए बताता है वो रिलेटिव पोजीशन कहलाती है थ्रॉटल की ये या फ्लैपर की। और 29 नंबर के ऊपर शॉर्ट टर्म फ्यूल टाइम बैंक 1 ये शो कर रहा है। शॉर्ट टर्म फ्यूल टाइम B1 या बैंक 1 जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसी तरह शॉर्ट टर्म फ्यूल टाइम B1S2 ये बेसिकली शॉर्ट टर्म B1S2 जो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाले ऑक्सीजन सेंसर से ये कैलकुलेट करता है कंप्यूटर। और जो शॉर्ट टर्म फ्यूल टाइम B1 है ये भी ऑक्सीजन सेंसर की फीडबैक की बेसिस के ऊपर कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है उसकी वैल्यूज को देखते हुए कि जी मैंने ये क्या करना है। अब शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम का मतलब यह है कि फ्यूल को ट्रिम करना। फ्यूल क्या है, बेसिकली जो इंजेक्टर पल्स होती है जो कंप्यूटर डिफाइन करता है मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हुए, जिस तरह से हमने पहले बात की कैलकुलेटेड लोड है, आपका मैस एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है, IAT है, ECT है और एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन है, थ्रॉटल की पोजीशन है, इन सब को देखते हुए और बैरोमीट्रिक प्रेशर है तो कंप्यूटर एक फ्यूल इंजेक्टर पल्स जो है ना डिफाइन करता है। अब फिर ऑक्सीजन की जो फीडबैक आती है उससे वो डिफाइन करता है कि ये जो डिफाइन हुई हुई इंजेक्टर पल्स है इसमें कमी करनी चाहिए कि ज्यादती करनी चाहिए। तो ये कमी और ज्यादती का जो वो डिसीजन है वो बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर की फीडबैक पे लेता है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये फ्यूल टाइम कैलकुलेट करता है। और इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है अपने ऑक्सीजन सेंसर के कोर्स के अंदर, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑक्सीजन सेंसर की फीडबैक लीन होने की सूरत में ये पॉजिटिव साइन के साथ रीडिंग आएगी। जनरली स्कैनर के ऊपर आपको पॉजिटिव का प्लस का साइन नहीं मिलेगा, जब अगर नेगेटिव होगी तो माइनस यहाँ पे लगा होगा। जब माइनस नहीं लगा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव फ्यूल टाइम है, उसको पॉजिटिव फ्यूल टाइम कहते हैं। तो अगर लीन होगी फीडबैक यानी कि वहां पे फ्यूल कम, ऑक्सीजन सेंसर ये बता रहा है कि जी पीछे फ्यूल कम है, तो उस सूरत में ये फ्यूल टाइम जो कैलकुलेट करेगा उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। और पॉजिटिव साइन का मतलब है कि उतने परसेंट वो फ्यूल टाइम जो पहले डिफाइन हुई है, इंजेक्टर पल्स डिफाइन हुई है, उतने परसेंट उनके अंदर वो फ्यूल ऐड कराएगा, पल्स विड्थ को बढ़ाएगा। यानी ये फ्यूल पल्स बढ़वाएगी और रिच होने की सूरत में ये नेगेटिव साइन के साथ रीडिंग आएगी। यानी ये फ्यूल पल्स जो इंजेक्टर पल्स आ रही है कंप्यूटर ने पहले से डिफाइन की हुई है, ये उसको फिर कम कराएगी। वाइड बैंड में ये अगर
1.02 हो उसमें इस तरह से परसेंटेज में नहीं शो करता, बल्कि 1.02 में करता है। अगर आपको इस तरह से डाटा को देखने में प्रॉब्लम हो तो बेहतर होता है फिर ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक की तरफ ना जाएं, बल्कि ओबीडी फंक्शन वाला मेन्यू से जाएं और वहां पे आपको ये शॉर्ट टर्म फ्यूल टाइम इनवेरिएबली परसेंटेज में ही दिखाएगा, भले वाइड बैंड सेंसर ही क्यों नहीं है। और जब आप ऑल सिस्टम डायग्नोसिस वाले मेन्यू की तरफ से, सिस्टम सिलेक्शन की तरफ से जब आप जाएंगे तो वहां पे जो वाइड बैंड सेंसर वाली गाड़ी होगी उसमें आपको ये परसेंटेज में नहीं शो करेगा, बल्कि आपको ये 1.02, 0.95 इस तरह से शो करेगा। तो अगर वाइड बैंड अगर आप इधर ही देख रहे हैं तो वाइड बैंड में अगर 1.02 हो तो इसका मतलब यह है कि ट्रिम जो है ना पॉजिटिव 2% यानी कि लीन है। पॉजिटिव 2% का मतलब यह है कि ये इंजेक्टर पल्स में 2% फ्यूल ऐड करा रही है, और ऐड तभी कराएगी जब आपका एग्जॉस्ट लीन होगा। और अगर ये 0.95 है तो इसका मतलब ये है कि ट्रिम नेगेटिव 5% है, कि जी 5% जो है ना आपका फ्यूल, वो कहता है जी 5% गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है ना वो रिच आ रहा है, तो इस वजह से वो फ्यूल पल्स में से जो है ना इंजेक्टर पल्स में जो है ना थोड़ा सा फ्यूल की कमी कराने की कोशिश करेगा, इस वजह से वो नेगेटिव 0.95 शो कर रहा है। बाज गाड़ियों में ECM सेंसर 2 की फ्यूल ट्रिम भी कैलकुलेट कर रहा होता है, जो कि सेंसर 1 के फेल होने पे स्टैंड बाय के तौर पे काम करती है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम B1S2 कि आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद वाला जो सेंसर है उसकी बेसिस पे फ्यूल ट्रिम क्या कैलकुलेट हो रही है। फिर एडवांस जो डायग्नोसिस है उनमें इन दोनों फ्यूल ट्रिम से भी आप काफ़ी कुछ मेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर 32 नंबर के ऊपर, सॉरी 31 नंबर के ऊपर, टाइम सिंस इंजन स्टार्ट। टाइम सिंस इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट होने के बाद कितना टाइम हो चुका है जब आप स्कैनर आपने लगाया हुआ है। इसके बाद जो 32 नंबर है, 32 नंबर में व्हीकल स्पीड सेंसर। तो व्हीकल स्पीड सेंसर जो है गाड़ी की स्पीड बताता है, और गाड़ी की स्पीड की इंफॉर्मेशन ABS मॉड्यूल से ECM के साथ कैन बस पे शेयर होती है। जो जिन गाड़ियों में ABS होता है, जिन गाड़ियों में ABS नहीं होता तो व्हीकल स्पीड सेंसर हो बाजों का डायरेक्टली इसके साथ होता है, ECM के साथ, बाजों का क्लस्टर मीटर के साथ आता है, और क्लस्टर मीटर से ECM को ये रीडिंग पहुंच रही होती है, जो कि हम जब ECM को हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे तो हमें वहाँ पे भी ये पैरामीटर दिखाई देता है। और बाज़ औक़ात ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी डायरेक्ट व्हीकल स्पीड सेंसर की रीडिंग जा रही होती है, जो नॉन ABS वाली गाड़ियाँ होती हैं, और वहाँ से फिर शेयर और होती है। और कुछ गाड़ियों के अंदर डायरेक्ट ECM के अंदर ही व्हीकल स्पीड सेंसर से तारें आ रही होती है और वहीं पर रीडिंग डायरेक्ट आ रही होती है। ये सारे पैरामीटर्स हमने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे गाड़ी के लाइव डाटा, रीड डाटा स्ट्रीम या लाइव डाटा स्ट्रीम्स के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इससे अगली चीज़ ये आती है कि हम इन पैरामीटर्स को कंबाइन करके किसी ग्राफ में देखना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे उसने बटन दिए हुए हैं कंबाइन, रिपोर्ट, रिकॉर्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसके अंदर हम कंबाइन को हम बात कर लेते हैं कि कंबाइन में क्या है। इसमें हम एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं। उसमें एनालिसिस या डायग्नोसिस करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे हमने पीछे कहा था कि जी जो एक्सेलेरेटर पैडल पोजीशन के दो सेंसर हैं उनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर की वैल्यूज़ को आपस में कोरिलेट करा सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा ये अच्छा जो है ना एक फंक्शन दिया गया स्कैनर्स के अंदर। बाज़ स्कैनर के अंदर आप 4 से 5 चीज़ों को इकट्ठा देख सकते हैं, बाज़ जो है ना सिर्फ आपको 2 देखने की परमिशन देते हैं। तो ये स्कैनर तो स्कैनर डिपेंड करता है। इस बटन को प्रेस करने पे सॉफ्टवेयर दाएं जानिब दिखाए गए पेज पर, इस पेज के ऊपर पैरामीटर सेलेक्ट कराने के लिए ऑप्शन यहाँ पे वो डब्बे बन जाते हैं। तो जिस पैरामीटर को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे तो फिर वो कंबाइन का बटन दबाएंगे तो फिर वो दोनों का ग्राफ सामने आएगा। मिसाल के तौर पर हमने इस पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब नीचे ओके का बटन, इसको जब प्रेस करेंगे इस कंबाइन का, तो अगले पेज पे इन दोनों पैरामीटर्स को इन दोनों पैटर्न को ग्राफ की शक्ल में ये दिखाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसी कंबाइन और रिपोर्ट और रिकॉर्ड के फंक्शंस को डिटेल के साथ देखेंगे और फिर इंशाल्लाह इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।